तीन अत्याचारी बहू की बूढ़ी सास। शारदा के घर बहुतेरी औरतों का जमावाड़ा लगा है। आखिरकार शारदा तीन बहुओं की सास जो बनी है। दुल्हन के लिबास में दहलीज पर खड़ी अपनी तीन बहुओं का स्वागत करते हुए शारदा कहती है, काया, कीर्ति और काम्या, आओ बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से घर के भीतर उड़ेलकर गृह प्रवेश करो। तीनों बहू गृह प्रवेश करके सोफे पर चुप्पी साध कर बैठ जाती हैं, जहां गांव की औरतें बारी बारी दुल्हन का मुंह देखती हैं और झुमरी शारदा की तीनों बहुओं का बखान करते हुए बोलती है, 100% सच बोलत है शारदा भौजाई, तुम्हारे तीनों बिटवा के भाग्य बड़े बलवान हैं। चांद जैसन चमचमत महेरिया मिल गई है इको। औरी तोहरा भाग भी बड़ा बलवान है, हीरे जैसन सुंदर बहुरिया से आंगन अंजोर हो गायल तोहार। अरे झुमरी, मेरी बहू की सुंदरता का बखान करके कहीं टोक मत लगा दियो इनको। थोड़ी ही देर में सभी औरतें अपने घरों की ओर चली जाती हैं, जिसके बाद बहुएं उठकर अपने कमरे का रास्ता पकड़ लेती हैं। ये तीनों बहुओं को क्या हो गया, बिना कुछ कहे बोले चली गई। लगता है शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई है बेचारी। शादी की सवेर ही शारदा के तीनों बेटे काम के सिलसिले से शहर चले जाते हैं। हमेशा की तरह शारदा अगले दिन सुबह सवेरे उठ जाती है और घर को निहारते हुए कहती है, तीन बहू के रहते अब तक रसोई घर बेजान बेरंग पड़ा है। शायद तेरी तीनों बहुरानियां उठी नहीं शारदा। एकाएक शारदा की तीनों बहुएं सीढ़ियों से उतरती हुई सोफे पर आ बैठती हैं। शारदा के सामने फरमाइश करते हुए वो कहती हैं, अरे ओ सासू माँ, जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बनाकर लाओ, उसके बाद मुझे जॉगिंग पर जाना है। सासू माँ, मेरे लिए ओनली ब्लैक कॉफी बहुत है। मेरे लिए कैपेचिनो ले आना माँ जी। अपनी तीनों बहुओं के शहरी स्वर सुनकर भोली भाली शारदा स्तब्ध रह जाती है। अरे अब बुत बनी खड़ी क्यों हो, बहरी हो क्या, सुना नहीं? तुम्हारी बहुओं ने तुम्हें कुछ बनाने को बोला है ना? शारदा बिना जवाब दिए रसोई घर का रुख करती है। कुछ ही देर में वो उनकी फरमाइश पूरी करती है। तभी एकाएक तीन बहुएं उसे खूब सारी खरी खोटी सुनाने लगती हैं। थू, अरे ओ गवार बुढ़िया, ये कैसी गंदी गलीच कॉफी बनाई है, यख। कैपेचिनो का भी चीनी कम वाला हाल है, ये देहाती होते ही अतरंगी हैं। बस कर बहू, मैं तुम तीनों को बतौर बिहाकर बहू बनाकर इसीलिए नहीं लाई कि मैं अपनी बहुओं की बाई बनकर उनकी जी हुजूरी करूं। बेवकूफ बढ़िया, शायद तू जानती नहीं, हमारे चुटकी बजाते ही बहुत कुछ बदल सकता है। या तो चुपचाप अपनी बहुओं की बाई बनकर रहे, या फिर हम तीनों तेरे तीन अनमोल रत्नों को अपने साथ लेकर शहर चली जाएंगी। बस एक फोन कॉल करते ही तेरे तीनों बेटे हमारे लिए भागे भागे चले आएंगे और हम उन्हें ऐसी पट्टी पड़ाएंगे कि तेरी वो एक नहीं सुनेंगे, फिर सारी जिंदगी मक्खियां मारती रहना। अपनी तीनों बहुओं की बतौर बड़ी साजिश सुनकर बेचारी बूढ़ी सास शारदा हैरत अंगेज हो जाती है और घुटनों पर बैठकर बिलखते हुए बोलती है, अरे नहीं बहू, मुझ बेबस बुढ़िया पर ऐसा गजब न करना। तुम तीनों जो कहोगी मैं वो करूंगी। तो फिर अपने तीनों सपूतों की सौगंध खाकर कहे। मैं अपने बेटों की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बात केवल मुझ बुढ़िया और तुम तीनों बहुओं के बीच ही रहेगी। शाबाश। शारदा के मन में बेटों से दूर होने का ख्याल इस कदर बड़ा खौफ बनकर उभर आता है कि वो बेचारी अपनी बहुओं की बाई बन जाती है। ये कहानी है समयपुरा गांव में रहने वाली शारदा की, जिसका सालों से सास बनने का सपना था और उसकी बहुएं उसकी बड़ी सेवा करें, मगर नियति ने तो पासा ही उलट पलट कर दिया और संस्कारी बहुओं की बजाय बदकिस्मती से उसके घर तीन अत्याचारी बहुओं के कदम पड़ गए। समय गुजरता गया। अरे ओ बुढ़िया, हम तीनों बहुएं शॉपिंग करने जा रही हैं। हमारे आने तक अगर घर चकाचक चमकता नहीं दिखा तो तेरी बूढ़ी बेजान चमड़ी को उधेड़ने में हम बहुएं जरा भी नहीं हिचकेंगी। ठीक है बहू। बेचारी बूढ़ी शारदा बहुओं के जाने के बाद काम करते हुए बिलख कर कहती है, ये कैसी बेबसी है। अपने बेटों से दूरी साधने के चलते अपने ही घर में मैं बुढ़िया औरत बतौर बाई बनकर काम करने को मजबूर हो गई हूँ। ऐसी बेपरवाह बहुओं की सास बनना श्राप से बढ़कर है। काश कि मेरे तीनों बेटे यहाँ होते। थोड़ी देर बाद शारदा की तीनों बहुएं शॉपिंग बैग्स के साथ सोफे पर आकर पसर जाती हैं। उफ यार, मेरे पाँव में बहुत तेज पेन हो रहा है। अरे ओ मेरी बुढ़िया, वहाँ दूर क्या बैठ कर रही है, चल यहाँ आकर मेरे पैर दबा। शारदा कीर्ति के पाँव दबाने लगती है। तभी कीर्ति बुरा बेबाक मुंह बनाकर
इस कदर शारदा को झड़कती है कि वो कुछ दूर जा गिरती है। आह, मेरा हाथ माँ। अरे बंद करिए बेबुनियादी नौटंकी। खाने को तो 10 जनों की खुराक अकेले खत्म कर जाए। जानबूझकर बेजान बेमन तौर से पांव दबा रही थी मेरे। बहू, मुझ बुढ़िया के बेजान हाथों में तुम्हारे जितना जोर नहीं। ये सुनकर दूसरी बहू बेरहमी से बेचारी बूढ़ी शारदा की बाल पकड़ कर बोलती है, देखो तो जरा, पैर दबाने के लिए जान नहीं बुढ़िया में, मगर पटर पटर बोलने के लिए गज भर की जुबान बिना थके चली जा रही है। आ बहू, अपनी बूढ़ी बेबस सास पर तरस खाओ। मेरे बाल छोड़ दो। गुजरते समय के साथ बेचारी बूढ़ी शारदा पर तीनों बहुओं की जोर ज्यादती बढ़ती चली जाती है। कभी वो जानबूझकर उसके कामों में नुक्स निकालती, तो कभी सारा दिन उसे खाना पकवाती, तो कभी अपनी सेवा बाड़ी कराती। बेहिसाब कामकाज के चलते बेचारी बूढ़ी शारदा का शरीर साथ छोड़ चुका था। बीमारी के बिस्तर ने उसे अपनी जकड़न में ले लिया। उसी बीच तीनों बहुओं के माता पिता उनके ससुराल आ धमकते हैं। कीर्ति, काया, काम्या, कहाँ हो तीनों? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। शारदा धीमे कदमों से बाहर आकर करहाती हुई कहती है, अरे कौन है भाई? अरे समधी जी आप? अरे समधन जी, आप इतनी कमजोर कैसे हुई और आपका चेहरा क्यों कुमला गया? इससे पहले कि शारदा कुछ बोल पाती, वो बेहोश हो जाती है। ब्रज फौरन डॉक्टर को बुलाता है। अरे डॉक्टर साहब, सब गनीमत तो है ना? देखिए, इनकी सेहत बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इस बढ़ते बुढ़ापे में भूख मारकर बेहिसाब श्रम करने की वजह से इनका शरीर पूर्णतया थक चुका है, इसलिए इन्हें बीमारी ने अपने चपेटे में ले लिया है। उसी पल छिन्न शारदा बेहोशी से बाहर आकर रोते बिलखते हुए ब्रिज से सारी वारदात साझा करती है। तभी ब्रिज की तीनों बेटियां वहां दस्तक देती हैं। डैडी, आप यहाँ? मत कहो मुझे अपना डैडी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटियां अपनी सास पर इस कदर कहर ढाएंगी। अरे क्या खोट रह गई थी इस पिता की परवरिश में। जिस सास ने तुम तीनों बहू से अपने बेटे को साझा किया, तुमने उसी सास पर सैकड़ों सितम सताव बरसाए। अरे कुछ नहीं तो अपनी बूढ़ी सास की उम्र का तो लिहाज रखती। पिता की फटकार तीनों बहुओं को बेतहाशा शर्मसार कर देती है। तीनों बहुएं रोते बिलखते हुए शारदा के पाँव में गिरते हुए बोलती हैं, सासू माँ, हमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, मगर हो सके तो अपनी बेबाक बहुओं को माफ कर दीजिए। हाँ सासू माँ, हमें एक मौका दे दीजिए ताकि हम अपनी भूल को सुधार सकें। माँ जी, हम बहुओं ने आपके ऊपर सैकड़ों अत्याचार किए हैं। आप हमको जो भी कहना चाहे, दुराचारी अहंकारी कह दीजिए, मगर हमें माफ कर दीजिए, वरना पिताजी हम बहुओं से नाता तोड़ देंगे। बस करो बहुओं, मैं तुम्हें ऐसे रोते बिलखते देख नहीं सकती। अरे बहुएं ससुराल की लक्ष्मी होती हैं, वो ससुराल की बहार बनकर आती हैं। तुम्हें दुखी देखकर मेरा कलेजा कचोट रहा है। आओ अपनी सास के गले लग जाओ। शारदा बीती बातों को भुलाकर अपनी बहुओं को माफ कर देती है। उमा की बात सुनकर वे सभी रसोई में जाकर काम करना शुरू कर देती हैं और आपस में बात करने उमा की बात सुनकर वे सभी रसोई में जाकर काम करना। बारिश में गरीब बहू के चाय पकौड़े। हे भगवान, बारिश की वजह से ये माचिस भी भीग गई है और जलने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी नीलम की सास पार्वती एक मोमबत्ती जलाकर लाती है और नीलम से कहती है, ये ले बहू, मैंने पड़ोस के घर से मोमबत्ती जलाई है, जब भी जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लेना। अरे माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा दिमाग चलाया। अब आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं भी खाना बनाकर लाती हूँ। नीलम मोमबत्ती के जरिए चूल्हे के अंदर आग जला देती है, जिसके बाद वो खाना बनाने लगती है। देखते देखते वो खाना बना लेती है और खाना बनाने के बाद वो अपनी सास को खाना परोस देती है। अरे नीलम बहू, तूने मेरा तो खाना परोस दिया, लेकिन अपना खाना क्यों नहीं परोसा? चल मेरे साथ बैठकर खाना खा। नहीं माँ जी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, आप खाना खा लीजिए, जब मेरा मन होगा तो मैं खाना खा लूंगी। ऐसा कहकर नीलम घर के बाकी कामों में लग जाती है, जिसके बाद पार्वती थोड़ा खाना खाकर थोड़ा उसी में बचा लेती है और थाली नीलम को देते हुए कहती है, ले बहू, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया, मेरा पेट अच्छे से भर गया है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तू भी अपना खाना खाकर सो जाइयो।
ऐसा कहकर पार्वती सोने के लिए चली जाती है और बेचारी नीलम घर के सारे काम करने के बाद रसोई में बैठकर अपनी सास पार्वती की थाली से खाना खाने लगती है, क्योंकि उनके घर का राशन खत्म हो चुका था और जितना खाना बना था उसने सारा खाना अपनी सास पार्वती की थाली में परोस दिया था। उसे अपनी थाली में खाते हुए देख पार्वती रसोई के दरवाजे में खड़ी होकर देख लेती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे। मेरा पति तो मुझे बरसों पहले ही छोड़कर चला गया। मेरे बेटे की भी एक दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी बहू ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर पार्वती वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। खाना खाते खाते नीलम की नजर अपनी सास पार्वती के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहती है, वो माँ जी। बस नीलम, तुम्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे। ऐसा कहकर पार्वती नीलम को गले से लगा लेती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, माँ जी, सावन का मौसम चल रहा है और इस मौसम में गांव के लोगों को चाय के साथ पकौड़े खाने का बहुत शौक है। हमारे पास कमाने का कोई साधन नहीं है। अगर हम चाय पकौड़े का काम शुरू कर दें तो शायद अपने घर के हालातों को ठीक कर सकते हैं। अरे बहू, सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम ये सब कैसे करेंगे? अब माँ जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नीलम अपने घर के सभी कामों को निपटाने के बाद अपने भैया भाभी के घर जाती है और उनसे 3000 रुपए मांगने लगती है। भैया, आप तो मेरी परेशानी समझ रहे हो ना। मुझे 3000 रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आप मुझे 3000 रुपए दे देंगे? तभी नीलम की भाभी उसके भैया को गुस्से से घूरने लगती है, जिसके बाद नीलम का भाई उमेश उससे कहता है, देखो बहना, मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। कई दिनों से हमारे हालात भी ठीक नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मुझे माफ करना मेरी बहन। अपने भैया की ये बात सुनकर नीलम मायूस होकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद उमेश चुपके से पीछे के दरवाजे से नीलम के पास पहुँच जाता है और उसे 3000 रुपए देकर कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मुझे ऐसा कहने में बहुत शर्म आई, लेकिन मैं क्या करता। तुम्हारी भाभी को तो तुम अच्छे से जानती ही हो। ये लो, इन पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करना और कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। अपने भाई का इतना प्यार देखकर नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर के बाहर एक चाय पकौड़े की दुकान खोल लेती है। देखते ही देखते हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक एक करके गांव के कुछ लोग नीलम की दुकान में चाय पकौड़ा खाने पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, जरा एक चाय पकौड़ा तो लगाना। अरे इतनी ठंडी ठंडी बारिश में चाय पकौड़े खाने का तो मजा ही अलग है। भाई साहब, आप बैठिए तो सही, मैं अभी आपको चाय पकौड़ा बनाकर खिलाती हूँ। नीलम तुरंत चाय पकौड़ा बनाती है और उस आदमी को दे देती है, जिसके बाद देखते ही देखते नीलम की दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ पर नीलम के साथ पार्वती पहुँच जाती है और नीलम से कहती है, अरे बहू, दुकान में तो बहुत भीड़ हो रही है, तुम अकेले कैसे कर पाओगी? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ। तुम मुझे चाय पकौड़े बना कर देना और मैं लोगों तक पहुँचाऊंगी। ये सुनकर नीलम को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। ये लीजिए, ये सब उस दूसरी टेबल पे दे दीजिए। देखते देखते नीलम और पार्वती अपनी चाय पकौड़े की दुकान बहुत अच्छे से चलाने लगती हैं। रात होते होते नीलम की दुकान में बहुत से लोग आते हैं, जिन्हें नीलम चाय पकौड़ा खिलाती है। रात को दुकान बढ़ाने के बाद नीलम जब अपनी सास पार्वती के साथ बैठकर मुनाफा और घाटा देखने बैठती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह माँ जी, ये देखिए, आज हमने बस 3000 रुपए दुकान में लगाए थे और बदले में 5000 रुपए का फायदा हुआ है। पार्वती ये देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद पार्वती नीलम से कहती है, बहू, तुमने जो मेरे बेटे की जगह ली है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। काश आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरी कामयाब बहू को देखता। आप सही कहती हो माँ जी, काश आज वो हमारे साथ होते तो हमें कोई दुख नहीं होता।
नीलम उन पैसों से अपने घर का राशन डलवाती है और अगले दिन चाय पकौड़े बेचने के लिए सामान खरीद कर लाती है। ऐसे ही धीरे धीरे नीलम की दुकान बहुत चलने लगती है और गांव के सभी लोग उसी की दुकान के चाय पकौड़े खाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन नीलम बाजार से जाकर एक बनारसी साड़ी खरीदती है और उसके साथ एक जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा खरीद लेती है और साथ में एक मिठाई का डब्बा भी खरीदती है। जिसके बाद वो अपने भैया और भाभी के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले वो बनारसी साड़ी और एक जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा अपनी भाभी के हाथों में रखते हुए कहती है, भाभी जी, ये साड़ी आपके लिए लेकर आई हूँ। जब से माता पिता गुजरे हैं तब से मैंने अपने माता पिता आप दोनों को ही माना है, इसीलिए मेरी कमाई की सबसे पहली खरीद मैंने आप दोनों के लिए की है। नीलम का ऐसा बर्ताव देखकर उसकी भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नीलम से माफी मांगते हुए कहती है, नीलम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। आज से तुम मेरी ननद नहीं, बहन जैसी हो। उस दिन के बाद से नीलम और पार्वती की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अपने जीवन को हंसी खुशी जीने लगते हैं। वहीं नीलम की चाय पकौड़े की दुकान भी अच्छी चलने लगती है। चुड़ैल की सब्जी मंडी। ढोलकपुर गांव बड़ा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वहीं पास में एक घने जंगल पर दो चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर अपने पैर हिला रही थी। अरे कब तक इस पेड़ पर बैठकर इंतजार करें? यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं आ रहा। इंसानों की राह तकते तकते तो अब मैं बोर भी हो चुकी हूँ। यार, हम बहुत वेली चुड़ैल हैं। रागिनी चुड़ैल है ना, वो भी ना ढाबे पर खाना बनाने का काम करती है। हाँ, और वो उर्मिला चुड़ैल, वो तो अपना चुड़ैल लोक में ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठी हुई है। पर तू ये सब क्यों कह रही है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। इससे हम बोर भी नहीं होंगे और मजा भी आएगा। पर तू जानती है, हम सुधरी हुई चुड़ैल नहीं है। लोगों को परेशान करना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ तो ठीक है, हम अपना सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का बिजनेस करेंगे। पर उससे क्या होगा? वो जानने के लिए सबको इस कहानी के अंत तक जुड़ा रहना होगा। तो आइए फिर ढोलकपुर गांव के सब्जी मंडी में चले। ये बोलते ही अगले दिन दोनों चुड़ैल मंडी में अपनी वेशभूषा बदलकर सब्जी बेचने लगती हैं। अरे क्या क्या सब्जी रखी है तूने बेचने के लिए? यही सब, आलू, टिंडे, तोरी, कद्दू, करेला, भिंडी, प्याज। अरे ओ चुड़ैल, ये कैसी वाहियात सब्जी रखी है तूने? भला ये कद्दू करेला कोई खाने की चीज है? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे तो कौन सा हमें खानी है? अरे ये भिंडी कैसे दी है? बिल्कुल साफ सुथरी, ताजी और हरी भिंडी दी है। अरे बहन जी, वो तो मुझे भी पता है, पर हैं कितने की? जितना आप दोगे उतने की है ये। हे भगवान, मतलब क्या भाव है? अरे बहन जी, हम में भाव बिल्कुल भी नहीं है। अरे पागल वागल हो क्या? मुझे तुमसे भिंडी लेनी ही नहीं है। अरे बहन जी रुकिए, वो क्या है ना, आज ही हम पहली बार सब्जी बेचने मंडी में आए हैं, इसे कुछ पता नहीं है। 20 रुपए की पाव है, ले जाओ। ठीक है, दे दो। और हाँ, बोल बोल कर सब्जी बेचो, मंडी में तभी बिकेगी। जी जी जी, बड़ाई हमको सिखाने वाली। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी, भिंडी, तोरी, कद्दू, करेला, ले लो सब्जी ले लो। अरे बहन जी, ये जरा कद्दू देना। ये लीजिए कद्दू। अरे बहन जी, पूरा मत दो, काटो तो सही। मैं काट देती हूँ। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे आपने कितने अच्छे से दिया है आलू, और कांदा भी दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। जब शाम को ये सब्जी बनाकर खाएगा ना तो पता चलेगा कि कितने अच्छे से दिया है। रोनित दोनों चुड़ैल से सब्जी लेकर चला जाता है। ऐसे ही काफी लोग चुड़ैल से सब्जी लेने आते हैं, जिसके बाद उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। शाम के समय चुड़ैलें लोगों के घर में खिड़की से झांक झांक कर उन्हें सब्जी बनाते हुए देखती हैं। तभी रोनित अपनी बीवी से कहता है, अरे ओ चंपा, खाने की खुशबू तो बड़ी लजीज सी आ रही है, क्या बनाया है? अजी, जो आप सब्जी लेकर आए थे वही कद्दू बनाया है मैंने। अच्छा, फिर तो जल्दी से लेकर आओ। रोहित के ये बोलते ही चंपा उसके लिए खाना बनाकर लाती है, जिसे खाने के कुछ देर बाद वो अजीब अजीब बर्ताव करने लगता है। आंखें लाल, नाखून लंबे और गुस्से से भरी शक्ल। रोनित घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी उसकी बीवी कहती है, अजी, ये कद्दू खाते ही ज्यादा जोश आ गया क्या? अरे सामान क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? तोड़ दूंगा,
फोड़ दूंगा, हर चीज तहस नहस कर दूंगा। ये कहते ही रोनित तोड़ फोड़ करने लगता है और अपनी बीवी को मारने लगता है। तभी वो रोते हुए कहती है, अरे क्या कर रहे हो, मुझे मार क्यों रहे हो? छोड़िए मेरे बालों को। चुलबुल चुड़ैल वहाँ से लड़ाई देखकर बुलबुल चुड़ैल के पास जाती है, जहाँ वो भी लोगों को लड़ता झगड़ता देखकर खुश हो रही थी। वैसे लोगों को ऐसे तहस नहस करता देख बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो बहुत आ रहा है। कल भी सब्जी मंडी में ऐसे ही सब्जी लगाएंगे जिसे खाकर लोग बावले हो जाएंगे। इसी तरह अगले दिन दोनों चुड़ैलें सब्जी बेचने मंडी चली जाती हैं। तभी एक और चुड़ैल आकर कहती है, अरे अकेले अकेले सब्जी क्यों बेच रही हो? आओ सखियो, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। अरे किसी ने तुझे इस रूप में देख लिया तो इंसानी रूप में आ। ले आ गई, मैं भी बेचूंगी तुम्हारी सब्जियां। आजा आजा, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। ऐसी हरी भरी सब्जी है जिसे खाकर आप बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे। आइए आइए, सब्जी लीजिए। अरे जरा ये सब्जी देना, बड़ी ताजी लग रही है। हाँ जी बिल्कुल ताजी है, लीजिए। ये बोलकर तीनों चुड़ैलें उसे सब्जी देती हैं। एक एक करके तीनों चुड़ैलें सारी सब्जियां बेच देती हैं। चुड़ैलें फिर से उन्हीं लोगों के घर जाकर तमाशा देखती हैं जो उनसे सब्जियां लेकर गए थे। बाकी लोग भी रोनित की तरह ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। एक एक करके आधे गांव का हाल कुछ इस तरह का ही हो गया था। तभी कुछ औरतें अपने घर वालों की चिंता जताते हुए कहती हैं, हे राम जी, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? हमारे घर वालों को पता नहीं खाना खाते ही क्या हो जाता है। हैरानी करने वाली बातें हैं कि खाना खाते ही घर के लोग सामान फेंकने लगते हैं, तो कभी मारने चिल्लाने लगते हैं। मैंने तो अपने पति को कमरे में बंद कर दिया था, जब उन्हें नींद आई तब जाकर शांत हुए थे। लेकिन मेरे पति तो सोते ही नहीं है। डर के मारे मैंने उन्हें जंजीर से बांध दिया है। मुझे लग रहा है जरूर कोई हमारे खाने में कुछ मिला रहा है। कहीं हमारे गांव में ये सब करने वाली कोई चुड़ैल तो नहीं है? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि एक हांफते हुए औरत उनके पास आकर कहती है, गीता, शीला, चंपा, मैंने ना वो चुड़ैल देखी। क्या चुड़ैल? पर वो क्या कर रही थी? मैंने सब्जी मंडी में उसे सब्जी रखते हुए और रूप बदलते हुए देखा था। वो तीनों बहुत खतरनाक चुड़ैल दिखती हैं। क्या वो तीनों? हाँ, तो चलो अब हमें उन चुड़ैलों पर नजर रखनी होगी। पता तो चले आखिर माजरा क्या है। तीनों चुड़ैल सब्जियों के खेत में खड़ी होकर उन सब्जियों में अपनी जादुई भूतिया शक्ति डाल रही थी, जिसे खाकर लोग अक्सर बेकाबू हो जाते थे। तभी तुम लोगों का आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लोगों को सब्जी खिलाकर पागल करना। इससे तुम्हें मिलता क्या है? हमें इससे शक्तियाँ मिलती हैं। लोग जैसे पागल होते हैं उतने ही हम ताकतवर होते हैं। शक्तियाँ ही नहीं, हमें लोगों को परेशान करके बहुत मजा भी आता है। अब देखना, धीरे धीरे पूरा गांव कैसे पागल हो जाएगा और फिर ढोलकपुर से पागलपुर बन जाएगा। कल भी हम इन्हें यही सब्जियाँ खिलाएंगे लोगों को। तीनों चुड़ैलों की ये बात वो चारों औरतें सुन लेती हैं, जिसके बाद चंपा कहती है, इसका मतलब कि ये सब्जी खिलाकर हमारे पतियों को, घर वालों को बेकाबू करती थी और इसकी सारी ताकत इन सब्जियों में ही है। तो तुम जानते हो ना हमें क्या करना? हम वो सामान तो लेकर आए ही थे। हाँ, जानते हैं। अभी सब्जी के खेत को ध्वस्त करना होगा, तभी इन तीनों चुड़ैलों का काम तमाम होगा। ये बोलते ही वो चारों औरतें खेत के कोने कोने जाकर सारी सब्जियों में मिट्टी का तेल छिड़ककर माचिस से आग लगा देती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सारी सब्जियां जलकर राख हो जाती हैं। उसी के साथ तीनों चुड़ैलें तिल मिलाकर मर जाती हैं और सारी औरतें कहती हैं, अब हमारा गांव और हमारे घर वाले सभी सुरक्षित हैं। जादुई सोने का बांस घर। माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं बांस की लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ। ये बोलकर 12 वर्षीय सलोनी आरी लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आई। सलोनी, तुम्हें स्मरण था? अरे बूढ़ी अम्मा, भूलती कैसे? पिछले 6 माह से आपसे मेल मिलाप जो बढ़ गया। वैसे भी मेरी माँ कहती है कि किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनहरी सीख दी है सलोनी। वैसे तुम्हारी माँ के रहते
तुम इस बांस के जंगल में क्यों आती हो? इतने बचकानेपन में बांस का बोझा उठाकर तुम्हारे कंधे नहीं थकते? हाँ बूढ़ी अम्मा, मगर मेरे सिवा माँ का है कौन? माँ महीनों से बीमार है। ऐसे में मैं रोजाना इस जंगल से बांस काटकर बांस की टोकरी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती हूँ। उसी से हम बेबस माँ बेटी का गुजर बसर चलता है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा, आपसे बतियाते हुए मैंने बांस काट भी लिया और गठरी भी बांध ली। अब मैं चलती हूँ। सलोनी बांस की गठरियों का बोझा उठाए घर आकर देर दोपहरी धूप में टोकरी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने बाजार जाती है। रात को राशन पानी लेकर घर आती है। समय ऐसे ही गुजरता है। अगली सुबह ये लो बूढ़ी अम्मा, आज मैं आपके लिए बाजरे की रोटी लाई हूँ, साथ में लहसुन की चटपटी चटनी भी है। बुढ़िया सलोनी के हाथ का बनाया खाना खाकर उसका बखान करते हुए कहती है, अरे वाह सलोनी, तुमने तो सयानों को भी पीछे पछाड़ दिया। खाना बनाने में एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात बब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मरियल माँ की बेटी, कहाँ मर गई? सामने आ। बब्बन चाचा, आप? अरे छोकरिया, जाकर अपनी अम्मा को बुला, मैं बच्ची से बात नहीं करता। ममता बिस्तर से उठकर बाहर आती है। अरे आज मैं तेरी मरियल हाव भाव पर तरस नहीं खाने वाला। पिछले 6 महीने से माँ बेटी मुफ्त में मेरे घर में रह रही हो। भाड़ा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? काका, मैं चुकाऊंगी आपका भाड़ा। नादान छोकरिया, तू चुकाएगी भाड़ा। बीते भर की है नहीं, आई बड़ी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना झोला झमेला उठाओ और चलती बनो यहाँ से। मगर इतनी देर रात हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी डावाडोल हो, बब्बन को बख्श दो। ये बोलकर बब्बन उस माँ बेटी को घर से निकाल बाहर कर देता है। दोनों बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी मौसम का रुख बदलता है। हे ईश्वर, इस दुनिया की भी अपनी गति अभी पकड़नी थी। बिटिया जल्दी से पाँव बढ़ा, बरसात होने के आसार है। दोनों माँ बेटी बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी रास्ते के बीचों बीच सलोनी को वही बुढ़िया मिलती है जो सलोनी को टोकते हुए बोलती है, अरे सलोनी, इतनी देर रात तुम इस बांस के जंगल में? बूढ़ी अम्मा, हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। इस बांस के जंगल के सिवा दूजा कोई आसरा नहीं बचा। किसी बड़े बांस के पेड़ के नीचे रात काट लेंगी। उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, आओ मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बुढ़िया के साथ बांस जंगल के पेड़ों के पथ को पार करके एक चौरस स्थान पर आती हैं। बूढ़ी अम्मा, ये तुम हमें बांस जंगल के बीचों बीच क्यों लाई हो? सलोनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुनहरा बांस घर बनाने वाली हूँ। अम्मा, हम कुछ समझे नहीं। बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से एक ही पलछिन में एक सुंदर से सांचे का बांस घर बनाकर बोलती है, सलोनी, ममता, ये कोई साधारण बांस घर नहीं, बल्कि एक सुनहरा सोने का जादुई बांस घर है। मगर ये बांस घर तो बाकी घरों के जैसे ही साधारण है। सलोनी, जैसे ही तुम उस बांस घर से कुछ मांगोगी, ये तुम्हारे स्वर शब्द सुनकर जादुई सोने के बांस घर में बदल जाएगा। भूख के मारे मेरे पेट में कबड्डी मची हुई है। ए जादुई सोने के बांस घर, मुझे इसी समय खाने को भोजन दो। सलोनी के स्वर शब्द खत्म होते ही साधारण बांस घर सोने के सुहाने जादुई बांस घर में बदलकर अपने भीतर से 56 भोग की बौछार कर देता। ये तो सचमुच में सुनहरे बांस घर के सांचे में बदल गया। बूढ़ी अम्मा, आपने ये कैसे किया? जरूर आप कोई जादूगरनी है ना? सलोनी, समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मुझे जाना होगा। स्मरण रहे, इस जादुई सोने के बांस घर से कभी अपना स्वार्थ मत साधना। इस सुनहरे बांस घर का सदुपयोग करना।
ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से चल देती है। दोनों माँ बेटी सुकून से उस सुनहरे बांस घर में सो जाती हैं। अगली सुबह माँ, मैं बांस की कटाई करने जंगल के अगले छोर में जा रही हूँ। सलोनी, जब हमारे पास जादुई सोने का बांसघर है तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है? माँ, ये बांसघर मेरे लिए सिर्फ बसेरा है। मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं साध सकती। ये सरासर गलत होगा। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आपका और अपना पेट पाल सकती हूँ। समय गुजरता है। सलोनी हर एक सुबह बांस की कटाई करके दिन भर टोकरी बर्तन बनाती और सांझ होते उन्हें बाजार में बेचने जाती। एक दिन की बात है, सलोनी बांस काट रही थी, तभी एक बूढ़ा वहाँ से रोते बिलखते गुजरता है। ठहरो बाबा, आप इतने हताश परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, कल मेरी बेटी का ब्याह होना है, मगर मुझ गरीब बेबस बाप के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे की पाबंदी से कल मेरी पगड़ी उछलने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ठहरो बाबा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। सलोनी उस बाबा को लेकर अपने जादुई सोने के बांस घर के पास आती है। ए मेरे जादुई सोने के बांसघर, ये बाबा बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी के ब्याह के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलोनी की निश्वर्त मांग सुनकर जादुई सोने का बांस घर सुनहरे चमक से सराबोर होकर सोने के बड़े बांस घर के सांचे में ढलकर अपने भीतर से सोने के सैकड़ों सिक्के, जेवर और पैसे की भरमार करता है। ये लीजिए बाबा, इसे आप बतौर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर पाएंगे। एकाएक तेजोमय प्रकाशमान के साथ बूढ़े बाबा बतौर उस बुढ़िया में बदल जाते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम? हाँ सलोनी, मैं तुम्हें परख रही थी कि तुमने मेरे बोल को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है या नहीं। जादुई सोने के बांस घर के होने के बावजूद तुमने उससे अपना स्वार्थ नहीं साधा, खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें अपना पुख्ता परिचय जाहिर करती हूँ। ये बोलकर बुढ़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये पहरावा तो परी का होता है। तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई परी रानी हूँ जो एक तपस्वी के श्राप से इस बांस जंगल में बंधक बन गई थी। जानना नहीं चाहोगी कैसे? हाँ, तो सुनो। परी, आज तुम पूरे 18 बरस की हो चुकी हो। यही समय है जब परी की बेटी को परिलोक की परिरानी का पद प्राप्त होता है। आज से तुम परियों की रानी, मगर तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ संसार का भ्रमण करना होगा। परी अपने लोक को पार करके संसार में आती है। अरे ये बांस वृक्ष का जंगल तो बड़ा रोचक है, क्यों ना मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ साधूं। परी अपनी जादुई छड़ी से बांस जंगल में कभी पथराव करती तो कभी मेह की फुहार बरसाती और अंत में आग से जंगल को जला दिया। तभी एक तपस्वी उसके सामने आ खड़ा होता है। घोर अनर्थ, तुम्हारे साथ उड़ता ने मेरी सदियों की तपस्या को भंग कर दिया। बाबा, मुझे नहीं स्मरण था कि आप यहाँ साधना में लिप्त हैं। मैं अभी इस अग्नि को बुझा देती हूँ। अगले ही पल परी उस आग को बुझा देती है। इसका अभी कोई तात्पर्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ परी कि जिस शक्ति से तुमने मेरी सालों की तपस्या को भंग किया, तुम इसी पल छिन एक बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बन जाओगी और जब तक कोई नेक दिल यहाँ नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी। और मैं बतौर बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बनकर रहने लगी, मगर तुम वो नेक दिल निकली और तुम्हारे हाथों का आहार मेरा हथियार बन गया। मेरी शक्तियाँ लौटने लगी और आज मैं इस बांस जंगल से रिहा हो रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज से इस बांस जंगल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों माँ बेटी पर छोड़ती हूँ। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और दोनों माँ बेटी उस जादुई सोने के बांस घर में बसेरा बनाकर भावी भविष्य में बेबस बेसहारा लोगों की मदद किया करती। गर्भवती चुड़ैल।
एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में प्रताप अपनी पत्नी जया के साथ रहता था। रात के 12 बज रहे थे। बहुत जोर जोर से कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी। तभी जया को बहुत पसीने आने लग गई। जया के पैरों पर से धीरे धीरे चद्दर हटती जा रही थी। वो जैसे उठती है, अपने सामने चुड़ैल को पाती है। वो चुड़ैल बोलती है, मैं तुझे मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। आज तेरा जिंदा बच पाना नामुमकिन है। चुड़ैल ऐसा बोलकर उसका गला पकड़ने के लिए हाथ आगे करती ही है कि डर के मारे जया नींद से चिल्लाकर उठ जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे नहीं मरना, बचाओ। क्या हुआ जया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वो मुझे चुड़ैल मारना चाहती है, मार डालेगी मुझे। जया तुम भी ना कैसी बातें करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता चुड़ैल वगैरह। चलो चुपचाप सो जाओ। इस तरह वो गर्भवती चुड़ैल हर रात जया को दिखाई देती है। उसे रोज परेशान करती, कभी बाल खींचकर, कभी गला दबाकर। कुछ दिन बीतते हैं तो पता चलता है कि जया प्रेग्नेंट है। घर में सभी लोग जया का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे ही एक शाम चुड़ैल उसकी प्रेग्नेंट की खबर सुनकर उसे अपने जादू से गिरा देती है, जिसके बाद जया की बहुत तबीयत खराब होती है। प्रताप उसे हॉस्पिटल से घर पर ले जाता है। तभी जया सहमे हुए कहती है, ये जरूर उस चुड़ैल का किया धरा है, वो मेरे बच्चे को मार डालेगी। जया फिर से वही बात है। प्रताप जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये चुड़ैल और कोई नहीं, आपकी पहली पत्नी कांता दी है। क्या? कांता? पर कैसे? मुझे सब बताओ। ये सब तब शुरू हुआ जब आप मुझे शादी करके इस घर में लेकर आए। 1 साल पहले की बात है। प्रताप की पहली पत्नी कांता थी, जो कि काफी समय से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तभी प्रताप की माँ सरला अपना सिर पीटते हुए कांता को बोलती है, अरे कैसी बांझ बहू लाई हूँ मैं इस घर में, जो मुझे पोते पोती का सुख नहीं दे सकती। 2 साल हो गए, लेकिन मुझे कोई दादी कहने वाला नहीं आया अभी तक। मेरे तो बाग ही फूट गए हैं। माँ जी, ऐसा मत कहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको खुश नहीं देखना चाहती। मैं भी चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं, आप दादी बनो, प्रताप जी पापा बने। अपने मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखा। अगर तूने मुझे इस महीने भी खुशियाँ नहीं दी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिएगा। इतना कहकर उसकी सास अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह 1 महीना पूरा हो जाता है, लेकिन कांता फिर भी माँ नहीं बन पाती। तभी सरला अपने बेटे की जया नाम की एक अच्छी लड़की देखकर दूसरी शादी करा देती है। ये देखकर कांता बहुत रोती है। दोनों बहुएं एक ही छत के नीचे रहती हैं। जया कुछ ही दिनों में सबको खुश कर देती है। ऐसे एक शाम सबको खाना देते हुए बोलती है, माँ जी, आपको कुछ खाना चाहिए? नहीं बहू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू मुझे एक अच्छा सा पोता दे दे। माँ जी, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द ही आपको ये खुशखबरी भी दूंगी मैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन अचानक से काम करते वक्त कांता रसोई में बेहोश हो जाती है। तभी प्रताप डॉक्टर को बुलाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है कि कांता प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुनकर प्रताप और सरला खुशी के मारे फूले नहीं समाते। सरला कांता के सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से बोलती है, कांता बहू, तूने तो मुझे खुश कर दिया। मैंने तुझे कितनी खरी खोटी सुनाई, न जाने क्या क्या बोला। मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सही बोला तूने। ये ले, जूस पी और आराम कर। अरे जया बहू, जाकर नजर उतारने का सामान ले आ। पास खड़ी जया कांता को ऐसे देख अंदर से जलन से बोलती है, कांता की प्रेगनेंसी की बात सुनकर माँ जी और प्रताप जी कितने खुश हो गए। इससे अब वो मुझ पर ध्यान नहीं देंगे। ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मेरे बच्चे का भविष्य आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जया इतना कहकर नजर उतारने का सामान सरला को देती है। सरला कांता की नजर उतार देती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। जया चालाकी से कांता को कुएं से पानी लाने को बोलती है। कांता पानी भरने कुएं के पास चली जाती है। तभी चुपके से जया धीमे पांव आकर उसे कुएं की तरफ धक्का दे देती है, जिससे कांता कुएं में गिर जाती है और उसी पल उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर जया खुश होकर कहती है, चलो, मेरी मुश्किलें टल गई। अब इस घर पर मेरा और मेरे बच्चे का राज होगा। कोई उससे ये अधिकार नहीं छीन सकता। अरे प्रताप जी, माँ जी जल्दी आइए,
दीदी कुएं में गिर गई। अब हमारे नन्ना मुन्ना और दीदी इस दुनिया से चल बसे। अब क्या होगा? सरला और प्रताप आकर किसी तरह कांता को कुएं से बाहर निकालवाते हैं। डॉक्टर को बुलाकर उनसे चेकअप करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि कांता और उसका होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी ये सुनकर प्रताप सरला टूट जाते हैं और जया से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जया अपनी झूठी झूठी बातें बोलकर उन्हें फंसा देती है और कहती है, पता नहीं दीदी कैसे गिर गई। मैंने तो उन्हें मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी और खुद ही कुएं के पास पानी भरने आ गई। घर में दुखी सा माहौल छा जाता है। कांता को उसके घर वाले दफना देते हैं। 2 दिन बाद कुएं के पास कांता की आत्मा भटकते हुए बदले की आग में कहती है, जया, ये तूने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तूने मेरे और मेरे छोटे से बच्चे को भी मार डाला। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अपने बच्चे का बदला तुझसे लेकर ही रहूंगी। मैं आ रही हूँ जया। उसी के बाद से कांता दी चुड़ैल बनकर मेरे पीछे पड़ी है। मुझसे गलती हो गई प्रताप जी। मैंने दीदी के साथ बहुत गलत किया। शायद दीदी इसी बात का मुझसे बदला ले रही है। जया, तुमने ये बहुत गलत किया। कितना मन था उसका भी माँ बनने का, और ये सपना तुमने पूरा नहीं होने दिया। सोचो क्या बीत रही होगी कांता पर। प्रताप जी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और अब मैं उनकी भी बात समझ पा रही हूँ। मैं खुद एक माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए मैं माफी मांग लूंगी। जया इतना कहती है कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। वो बहुत चिल्लाने लगती है। प्रताप जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद कहता है, इट्स टू लेट, सॉरी, पर आपके बच्चे ने पहले ही दम तोड़ दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने फिर से अपना बच्चा खो दिया। देखिए, हिम्मत मत हारिए। प्रताप वार्ड में अपनी बीबी के पास जाता है, जहां वो गर्भवती चुड़ैल आती है और बोलती है, देखा, अब पता चला बच्चा खोने का दर्द कैसा होता है। क्या बीतती है माँ पर जब उसके बच्चे को ऐसी तकलीफ सहनी पड़ती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे अपने किए का पछतावा हो गया। प्लीज दीदी, मेरे बच्चे को बचा लो। ये डॉक्टर क्या बोल रहा है? ठीक है, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है, तो मेरे बच्चे की भी भटकती आत्मा को शांति दे। मेरे बच्चे को अपना। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को जया की कोख में भेजकर जीवन दान प्रदान करें। इसमें उसका क्या कसूर भगवान। चुड़ैल के इतना बोलकर भगवान दोनों की प्रार्थना सुन लेते हैं और चुड़ैल के पेट में पल रहे बच्चे की आत्मा जया के कोख में पल रहे बच्चे में चली जाती है। इससे कांता के बच्चे को जीवन दान मिल जाता है और जया की कोख भी सोनी नहीं होती। फिर जया और प्रताप खुश हो जाते हैं, जिसके बाद कांता को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चली जाती है और सब खुशी खुशी कांता के बच्चे के साथ रहने लगते हैं।